हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाहर थोड़ी बारिश हो रही है तो इसीलिए थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा माइंड मत करिएगा अगर आवाज़ में थोड़ी टप टप की साउंड सुनाई दे जाए तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एनिमल किंगडम की शुरुआत कर दी है। एनिमल किंगडम के कुछ वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड पे प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगा, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा कि आप इस तरह की वीडियो से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं तो वहाँ मैं इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं अपने अलग अलग फाइलम के बारे में, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन की ये जो सीरीज़ है ये अब शुरू हो चुकी है और हमारे पहले क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है आपका फाइलम। फाइलम में जब हम लोग बातें करते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग फाइलम बोलते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम किसी प्लांट के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिवीज़न वाला टर्म जो है वो इस्तेमाल में लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में और साथ में अपने फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। ये दोनों फाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट वाला जो फाइलम है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। एक बात मैं आपको बताते और चलूँ कि जब आप पूरा का पूरा एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हर एक एनिमल किंगडम में हर एक एनिमल के ग्रुप में मतलब हर एक फाइलम के अंदर आपको जो है जनरली कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो केवल और केवल उसी फाइलम के अंदर होते हैं, बाकी फाइलम के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कुछ फीचर्स को देखा था कि कोई सीलोमेट था ना, ये सारी चीज़ें बात की थी हमने, तो मैंने बताया था। लेकिन सीलोम का होना ना होना ये कई फाइलम में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी न किसी एक फाइलम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उन फीचर्स को हाईलाइट करना है। हम आपसे आज उन्हीं फीचर्स के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके फाइलम पॉरीफेरा की, और हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। ये एक बहुत बेसिक एनिमल होता है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, तो इस एनिमल के अंदर आपको जो जनरली जर्म लेयर जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं, और इनकी जो सिमेट्री होती है वो जनरली एसिमेट्रिकल होती है, जिसके बारे में मैंने आपको जनरली पहले ही बता दिया है। ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम हैं उनमें एक चीज़ सभी में कॉमन है कि सभी जो होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात मल्टी सेलुलर और इनकी नहीं है, यहाँ बात है पॉरीफेरा के सबसे एडवांस और सबसे बड़े कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में हम सभी को जानना ज़रूरी है, और वो है वाटर करंट कैनाल सिस्टम। दरअसल पॉरीफेरा के अंदर एक ऐसा कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो इनके अंदर हर एक काम करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में मदद करना, जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने में, जैसे कि फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने में। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पॉरीफेरा के अंदर कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं होता है, क्योंकि पॉरीफेरा तो एक बेसिक सेलुलर लेवल का एनिमल है। तो अगर वो एक सेलुलर लेवल का एनिमल है तो जाहिर तौर पे आप इस बात जानते हैं कि उसके अंदर कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होगा। तो अगर उसके अंदर कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होगा तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दरअसल डिपेंड होता है अपने वाटर करंट कैनाल सिस्टम के अंदर। तो आखिर ये वाटर करंट कैनाल सिस्टम काम कैसे करता है? पॉरीफेरा वर्ड ही जो है वो स्पॉन्जेस से लिया गया है या स्पंज से लिया गया है। स्पंज का मतलब होता है जब हम किसी भी, स्पंज का काम क्या होता है, जब आप उसको किसी वाटर में रखते हो तो वो सारे के सारे वाटर को वो क्या कर लेता है, सारे के सारे वाटर को वो सक कर लेता है। यही काम पॉरीफेरा करता है। पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है वो जनरली, पॉरीफेरा एक्वेटिक ही होते हैं, तो जनरली जो भी वाटर होता है वो इनके बॉडी के अंदर एंटर करता है। ध्यान सुनिएगा, इनकी बॉडी जो पूरी की पूरी बनी होती है, जैसा बगल डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इनकी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है उसको जनरली जो बॉडी बनी होती है उसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। मतलब इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लोग जनरली डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। और जनरली ये मानते हैं कि हमारे जो आपके पॉरीफेरा होते हैं उनके ऊपर आपको 3 बेसिक्स लेयर जो है वो देखने को मिलती हैं, और उन तीनों बेसिक्स लेयर में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उस ऊपर की लेयर को हम लोग जनरली पिनाकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनाकोडर्म कहते हैं। और इन्हीं पिनाकोडर्म पे आपको छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स दिखाई देते हैं जो स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने होते हैं। और इनकी साथ में दूसरी बीच में इनके एक लेयर पाई जाती है
जिसे हम लोग जनरली मीजेनकाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजेनकाइम कहते हैं। और इसी मीजेनकाइम में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम लोग अमीबोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे फूड वगैरह के ब्रेकडाउन में कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं। अगर मैं अमीबोसाइट्स की बात करूं तो ये न्यूट्रिएंट वगैरह को डिलीवर करने में इनका काफ़ी हद तक रोल होता है। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग क्वानोडर्म कहते हैं। और इसी वाले जो अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसी लेयर में मौजूद होती है कुछ क्वानोसाइट्स, मतलब कि पूरे के पूरे लेयर को, जो अंदर वाली एक लेयर आप देख पा रहे होंगे, उस अंदर वाली लेयर के पूरी चारों तरफ क्वानोसाइट्स मौजूद होती हैं, मतलब कॉलर सेल मौजूद होती है। यही वो कॉलर सेल्स होती हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कॉलर सेल जब वाटर डर्मल ऑस्टिया से होते हुए, ध्यान सुनिएगा, जब वाटर हमारे स्पंज में या हमारे पॉरीफेरा में उस डर्मल ऑस्टिया से होते हुए अंदर आती है, तो अंदर आने के बाद वो कलेक्ट होती है। इसके बीच में, पॉरीफेरा के बॉडी के बीच में एक सील पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। जब वाटर स्पॉन्जोसील के अंदर आता है तो उसमें मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो हमारी जो क्वानोसाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को वहाँ से कंज्यूम कर लेती हैं। और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद वो उसी से अपना एनर्जी बनाती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। और बदले में जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है उसे वो उसी स्पॉन्जोसील में वापस भेज देती है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया से होते हुए जो आपका वाटर है वो किस में आया? स्पॉन्जोसील में आया। उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा सा पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, तो उसको भी जो पिनेकोडर्म होती है वहाँ पे मौजूद कुछ सेल्स उसको गेटअप कर लेती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। लेकिन जो मेन डाइजेशन होता है या जो मेन इनका जो न्यूट्रिएंट लेना होता है वो होता है स्पॉन्जोसील की तरफ। जब वाटर आता है तो उसी समय जो है हमारी जो क्वानोसाइट्स होती हैं, जो पूरे के पूरे अंदर की लेयर पे मौजूद हैं, वो सारी के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लेती है उस वाटर से। वही वाटर जो अंदर आया हुआ है, और उस वाटर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्जोसील से होते हुए ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब एक बेसिक सा रूल इनके में काम करता है। सबसे पहले वाटर अंदर की तरफ आता है और किसके थ्रू आता है? और डर्मल ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, जो इनके चारों तरफ जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और फिर उससे पहुंचता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील में फिर पहुंचने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म जो अभी आपने देखा, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर करंट कैनाल। और ये हर एक पॉरीफेरा के मेंबर के अंदर, मतलब कि पॉरीफेरा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपको देखने को मिलते हैं। तो हर एक पॉरीफेरा के अंदर, चाहे साइकोन हो, चाहे ल्यूकोसोलेनिया हो, चाहे यूस्पॉन्जिया हो, हर किसी के अंदर आपको वाटर करंट कैनाल देखने को मिलता है, जो कि दोनों काम करता है, चाहे फूड गैदरिंग का काम हो या फिर चाहे दूसरी तरफ रेस्पिरेशन का काम हो। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब इनके अंदर कोई ऑर्गन मौजूद तो होता नहीं है, तो इनके अंदर ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन होता है वो इंट्रासेलुलर ही देखने को मिलता है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से आपकी छोटे छोटे जो स्पाइक्यूल्स होते हैं उनसे मिलके बनी होती है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी पे मौजूद होते हैं। इस तरीके के एनिमल्स को हम लोग जनरली हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं, मतलब एग और जो स्पर्म्स होते हैं वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। साथ में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन में इनके ही बॉडी के पार्ट्स अलग होंगे, जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी, और उन्हीं सेल से जो है फिर एक नई तरीके के ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन, अगर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल जो है वो जनरली देखने को मिलता है, मतलब कि जो आपकी सेल्स होती है वो अंदर की ही जो है ये गैमेट्स जो है इनके अंदर ही फ्यूज करते हैं आपस में, मतलब जो गैमेट्स होते हैं, क्योंकि बाहर छोड़ नहीं सकते क्योंकि तो बाइसेक्सुअल है। अगर ये बाइसेक्सुअल है तो अपनी ही गैमेट्स को मेल वाला को रिसीव करेगी फीमेल, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करके ये लार्वल स्टेज में जाएगी। किस में जाएगी? लार्वल स्टेज में जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल दिखाते हैं, मतलब इनमें लार्वा स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएंगे कि इनके लार्वल स्टेज को जनरली हम लोग
क्या कहते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं, जिस समय ये लार्वल स्टेज में होते हैं उस समय इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, और जब ये बड़े एडल्ट होते हैं तो उस समय इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एनसीईआरटी की सारी लाइनों को पॉरीफेरा के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया। कॉलर सेल को याद रखिएगा, जो कि काम न्यूट्रिशन का करता है जिस समय ये आपका करता है। तो जब तक रिप्रोडक्शन की तरफ एक बार मैं और निगाह करना चाहूंगा कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओवम और स्पर्मेटोजोआ होता है, जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, प्लेस इन अनदर स्पॉन्जेस, प्लेस इन अनदर स्पॉन्जेस थ्रू वाटर करंट। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल ही होगा, लेकिन किसी दूसरे में जाना पड़ेगा, गैमेट्स को किसी दूसरे में जाना पड़ेगा। अनदर स्पॉन्जेस में वाटर करंट के थ्रू जो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं और वो जाइगोट बनाएंगे। इनके अंदर जो जाइगोट बनेगा उसमें जो लार्वा मौजूद होती है वो लार्वा है आपका एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुलर लार्वा जो होती है वो साइफा का एक एग्जांपल है। पैरेन्काइमुला जो लार्वा होती है वो ल्यूकोसेलेनिया में देखने को मिलता है। ये सभी क्या है, ये सभी पॉरीफेरा के अलग अलग मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 तरह के लार्वा अलग अलग में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने पॉरीफेरा का ग्रुप बता दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, और ये नेक्स्ट ग्रुप अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे जो अगले ग्रुप के बारे में। उस ग्रुप का नाम है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले इसकी तरफ हम नजर डालते हैं, क्योंकि सिलेंट्रेटा के अंदर आप 2 चीज देखते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी में हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में, मतलब इन ऑर्गेनिज्म में 2 तरह की बॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक होता है मेड्यूसा और एक होती है पॉलिप, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलता है, उसी को जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो उसी को हम लोग जो है, एक चीज और इंपॉर्टेंट फीचर इनमें होता है, वो होता है नाइडोब्लास्ट का पाया जाना। किसका पाया जाना, नाइडोब्लास्ट का पाया जाना। साथ में इसमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपके पॉलीमॉर्फिज्म से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर आइए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेंट्रेटा का मतलब होता है कि एक कैविटी वाला इंटेस्टाइन, मतलब कि अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो इनकी बॉडी के बीच में आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी, जैसे हाइड्रा को आप जनरली देख पा रहे होंगे। तो अगर आप पूरी सिलेंट्रेट्स की बॉडी को आप चेक करेंगे तो सिलेंट्रेट की बॉडी के बीच में आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी, और यहीं से इसका नाम रखा गया, जिसके नाम में ग्रीक वर्ड में काइलोस है जिसका मतलब होता है हॉलो, और इंटेरॉन जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। मतलब कि हॉलो इंटेस्टाइन इनका एक मतलब होता है, जिसके कारण हम इनको जो है वो सिलेंट्रेटा का मेंबर कहते हैं। ये पॉरीफेरा से सिमिलर होते हैं जनरली, क्योंकि ये जनरली आपके डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, ये जनरली डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, और इनके अंदर आपको केवल 2 लेयर देखने को मिलती है। एक लेयर होती है एक्टोडर्म और एक लेयर होती है एंडोडर्म। मीजोडर्म यहाँ पे मौजूद नहीं होती है, लेकिन मीजोडर्म की जगह पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम लोग जनरली मीजोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। बाकी अगर मैं इनकी सिमेट्री की बात करूं तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आइए इनके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में हम बात करते चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके हैबिटेट्स की बात करूं तो ये एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में और ज़्यादातर ये मरीन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हैबिटेट की बात करूं तो ये कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, और अगर ये अकेले हैं तो हम इनको जूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जूट्स कहते हैं। अगर ये अकेले कहीं पे मौजूद है तो हम इनको जूट्स का नाम दे देते हैं। बाकी रही बात जर्म लेयर की, तो इसमें 2 जर्म लेयर आपको देखने को मिलता है, कोई इशू ही यहाँ पे नहीं है। जो बॉडी होती है इनकी, उस बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है। ध्यान रखिए, जैसे हमारी बॉडी में आपको 2 ओपनिंग देखने को मिल रही है, एक आपको नोज देखने को एक आपको माउथ देखने को मिल रही है। इंटेस्टाइन की 2 ओपनिंग है, एक माउथ है और दूसरा कौन सा है, एनस है। हमारे पास में 2 जो है ओपनिंग है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको आप जनरली चाहे माउथ बोल दो, चाहे इनको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। और इनके पास एक वाई शेप के टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, हाइड्रा की बात करूं, तो वहां पे आपको टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। और ये टेंटिकल्स जो होते हैं ये कोई नॉर्मल टेंटिकल्स नहीं होते हैं। इन्हीं टेंटिकल्स के टिप पे मौजूद होती है नाइडोब्लास्ट। जो नाइडोब्लास्ट होती है, ये नाइडोब्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, या नाइडोब्लास्ट जो होती है यही निमेटोसिस्ट की मदद से इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी जो प्रे होता है
उसको जो है कैप्चर करते हैं फॉर द फूड के लिए। तो इनके टेंटिकल्स में नाइडोब्लास्ट होते हैं और उन्हीं नाइडोब्लास्ट के थ्रू ये फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, जो कि बगल में आपको जो है जनरली दिखाई दे रहा है। कुछ में इनमें आपको कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये प्रे को कैप्चर करने में काफी आसानी इनको हो जाती है। सीलोम की बात करूं तो सीलोम में मैंने कहा कि इनके अंदर आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी, मतलब बीच वाला पोर्शन जो होगा वो पूरी तरह से खाली होगा, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह में मदद करेगा। निमेटोसिस्ट ऑर्गन ऑफ कैप्चरिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके अंदर जो निमेटोसिस्ट या जो नाइडोब्लास्ट होता है उसका काम होता है प्रे के ऊपर अटैक करना और उसे इनएक्टिव कर देना, ताकि ये इसे इजीली तरीके से कंज्यूम कर सके। न्यूट्रिशन ये होलोजोइक होता है, मतलब हर तरह के न्यूट्रिशन को ये गेदअप करते हैं। साथ में डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो मैंने आपको फीचर्स बताए ये तो कुछ फीचर्स हैं आपके। अब थोड़ा सा हम लोग इत्मीनान से नाइडोब्लास्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। नाइडोब्लास्ट जो होता है, जिसको हम लोग नाइडोसाइट्स बोलते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और इन सेल्स में आपकी मौजूद होती है कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स। स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब ये टेंटिकल्स के ऊपर ही मौजूद होते हैं। देखिए सेक्शन काट के दिखाया हुआ होगा आपको बगल डायग्राम में। तो ये जो होते हैं ये बिल्कुल नुकीले से आगे की तरफ इसमें जो होते हैं वो इनके ट्रिगर्स मौजूद होते हैं और अंदर की तरफ जो होता है वो पूरा एक निमेटोसिस्ट मौजूद होता है। जब ये किसी प्रे के ऊपर अटैक करते हैं तो अपने जो थ्रेड होता है उससे पूरी तरह से उसको लपेट लेते हैं और इनके बीच बीच में जो कांटे होते हैं उससे उनको बिल्कुल जकड़ लेते हैं। और नाइडोब्लास्ट आर यूजेस टू इनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, और इस तरीके से ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं फूड के लिए। तो जनरली हर तरह से अपने डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए भी यूज करते हैं। तो नाइडोब्लास्ट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। निमेटोसिस्ट क्या है? निमेटोसिस्ट पूरा का पूरा एक पाउच होता है जो नीचे की तरफ मौजूद होता है और ऊपर की तरफ एक थ्रेड स्ट्रक्चर होता है जिसको फेंक करके ये प्रे को कैप्चर करता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाइडोब्लास्ट का नाम जनरली दे देते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर कंपोज बाय सिंपल डिफ्यूजन, मतलब इनकी बॉडी से ही सीधे के सीधे चीजें जो होती हैं वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं और ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन इनके अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर भी हमें जो है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जनरली देखने को मिलता है, मतलब बहुत अच्छे ऑर्गन्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता तो है लेकिन उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। अब हम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात करेंगे सिलेंट्रेटा के अंदर वो है इनके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। दरअसल जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के दो लाइफ फॉर्म होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, जैसे अगर आप एक हाइड्रा को देखिए तो हाइड्रा का आपको लगेगा कि हाइड्रा बिल्कुल ऐसे हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। जब वाई शेप का कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं बेटा? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलिप। और अगर कोई अम्ब्रेला शेप का जैसे जेली फिश टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रक्चर है आपका मेड्यूसा। क्या है? मेड्यूसा। तो दरअसल यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग जनरली पॉलिप और मेड्यूसा कहते हैं और ये एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैमल्स की बात करूंगा, किसी की भी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो एक कॉमन शेप होगा, या मैं ह्यूमन की बात नहीं कर सकता या मैमल्स की बात नहीं कर सकता, सभी में पॉलीमॉर्फिज्म दिख सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है पॉलिप जिसमें वाई शेप का होता है, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, सी एनिमन हो गया, और एक होता है आपका जनरली मेड्यूसा। ठीक है ना? तो जिस फाइलम के अंदर इस तरह से दो बॉडी फॉर्म मौजूद होते हैं उसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि उनके अंदर हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो पॉलिप के उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेसाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, नंबर 1। और ये जनरली एसेक्सुअल स्टेज शो करते हैं। कैसे स्टेज शो करते हैं? एसेक्सुअल स्टेज। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेटा में होते हैं जिनके अंदर पॉलिप स्टेज भी देखने को मिलती है और जिनके अंदर मेडुसा स्टेज भी देखने को मिलती है। ऐसे एनिमल के अंदर जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने ब्रायोफाइटा देखा था? यस सर देखा था। ब्रायोफाइटा को आपने देखा होगा कि उसके अंदर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता था और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता था। सेम यहां पे भी यही चीज एक एग्जांपल सिलेंट्रेटा का होता है, जिसके अंदर जो हमारा सिलेंट्रेट होता है वो दरअसल जो मेड्यूसा होता है वो पॉलिप पे डिपेंड करता है, मतलब मेड्यूसा बनता है पॉलिप से
और पॉलिप बनता है मेड्यूसा से। इसी चीज को हम लोग जनरली बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंट्रेट। मतलब कि ध्यान से अगर आप इस लाइफ साइकिल को देखें जो बगल में आपको दिखाई दे रही है, इस लाइफ साइकिल के अंदर ओबीलिया की एक लाइफ साइकिल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर इसके अंदर देखें तो ओबीलिया एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर पॉलिप स्टेज भी देखने को मिलेगी, वाई शेप वाली भी, और इसके अंदर आपको मेड्यूसा भी देखने को मिलेगी। तो मेड्यूसा जो होती है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है, और पॉलिप जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन जैसी चीजें कर सकता है, वो जनरली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फुली डेवलप जो है वो पॉलिप देखने को मिल रहा होगा, और फिर उससे पूरी एक कॉलोनीज बन गई जिसके अंदर बहुत सारे मेड्यूसा भी मौजूद थे। देखिए मेड्यूसा लिखा हुआ है। फिर जो फीमेल मेड्यूसा थी उसने एग रिलीज किया, और किसी दूसरे कॉलोनी से एक मेल जो मेड्यूसा था उसने स्पर्म रिलीज किया, और फिर ये जाइगोट बन गए, और जाइगोट बनने के बाद फिर से जाकर के किसमें कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए आपके पॉलिप में। किसमें कन्वर्ट हो गए, पॉलिप में। और फिर इन्हीं पॉलिप का डेवलपमेंट हुआ तो क्या बन गया, मेड्यूसा बन गया। तो ओबीलिया की इस लाइफ साइकिल के अंदर जैसा कि आप देखने को मिल रहा है कि आपको दोनों स्टेजेस देखने को मिल रही हैं, और इस तरीके की लाइफ साइकिल को ही हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम जो है वो देते हैं। क्लियरली समझ में आ गया सभी को? ओके। तो पॉलिप और मेड्यूसा में आई थिंक अब आपको कोई भी दिक्कत मौजूद नहीं होगी। जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पॉलिप स्टेज मौजूद होती है, जैसे कि हाइड्रा जो होते हैं वो जनरली आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, जैसे कि बडिंग हो गया। तो बडिंग को करते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं। तो बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलिप को आप याद रखिएगा, हाइड्रा को आप भूलिएगा नहीं, बहुत दफे आपने उसके एग्जांपल को देखा है। जबकि अगर कोई एनिमल मेड्यूसा स्टेज में है तो वो जनरली चाहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। और जिस एनिमल के अंदर इस तरह का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेट टू सेक्सुअल मेड्यूसा, मतलब जिनके पॉलिप और मेड्यूसा दोनों देखने को मिलता है, ऐसे एनिमल में हम बोलते हैं कि इनमें मेटाजेनेसिस होती है। क्या होती है? मेटाजेनेसिस होती है। तो मेटाजेनेसिस जो टर्म होता है वो इसी लाइफ साइकिल के लिए यूज किया गया है जिस लाइफ साइकिल को मैंने आपको अभी दिखाया। सिलेंट्रेटा में एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल होता है जो है आपका कोरल्स। कोरल जो होता है वो पूरे समुद्र के अंदर फैला हुआ होता है। आपको दिखने में लगेगा कि ये कोई जीव तो है ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे ही किसी आर्किटेक्चर ने इसको डिजाइन किया, इसको बनाया हुआ है, बट दरअसल वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कोरल्स होती हैं, जो कि बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। जो हमारी कोरल्स होती हैं उनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से किससे बना होता है, वो पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और अंदर की तरफ ये भी पूरी तरह से हॉलो होती हैं जहां पे ये अपने न्यूट्रिशन वगैरह को गैदर करने का काम करती हैं। वहीं पे नाइटेरियन की एक, जैसा कि मैंने बात किया कि इनके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। अम्ब्रेला शेप वाला जो होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अम्ब्रेला शेप में जब आप आएंगे तो ऑरेलिया है। क्या है? ऑरेलिया मतलब जेलीफिश जो होती है वो जनरली मेड्यूसा का एग्जांपल है। वहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रा एडेम्शिया, तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपके पॉलिप के। होपफुली आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाइटेरियंस जो होते हैं वो जनरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक लाइफ साइकिल में दिखाया, और इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ओबीलिया के अंदर। किसके अंदर? ओबीलिया के अंदर। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, बडिंग, गैमेट फॉर्मेशन, साथ में इनके अंदर भी हमें लार्वल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब इनके अंदर भी हमें लार्वा स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपको पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सारे वीडियोस को आप देखें, मैं लगातार एनिमल किंगडम के वीडियोस बना रहा हूं इस चैनल पे बिल्कुल नए तरीके से, तो जरूर इसको बताइएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत सिंपली तरीके से एनसीईआरटी की लाइनों को मैंने केवल बताया हुआ है, ज्यादा एडवांस मैं इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको ज्यादा एडवांस देखना है तो फिर उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल विधान बायोलॉजी को भी क्लिक कर सकते हैं। वहां की प्लेलिस्ट पे जाकर के आप इस चैनल के बाकी सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट उतनी पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर आप नीट के लिए जाना चाहते हो तो, बट आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको पढ़ना है जरूर पढ़िए। और साथ में अगर आप ऐसे ही प्रेसाइज मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं और ऐसे ही प्रेसाइज तैयारी अपने नीट की करना चाहते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, वन लाइनर नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रूरी तौर पे आप मेरी बुक को ले सकते हैं। मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11th, जिसके अंदर मिलते हैं आपके पॉइंट वाइज नोट जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी से रिलेटेबल हैं, अलाइन किए गए हैं। साथ में आपको मिलते हैं 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एक पार्ट में, मतलब दोनों पार्ट मिला के 4000 क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के अंदर तकरीबन 100 से 200 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन
दमदार हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लोगों तक शेयर करिए। थोड़ा सा चैनल को आपकी ग्रोथ की जरूरत है। तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।